बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अल्सर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्सर किसे कहते हैं, किस वजह से होता है। और चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने में अल्सर के साथ एक अच्छा दिन कैसे गुजार सकते हैं। अल्सर की मीनिंग ज़ख़म के यानी द फॉर्मेशन ऑफ सोर इन एनी एरिया ऑफ द बॉडी। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, यानी ज़ख़म जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। लेकिन चूंकि मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसलिए आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हाज़मा हमारे मुंह से लेकर मक़अद तक है, यानी मुंह से लेकर मक़अद तक किसी भी हिस्से में अल्सर हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन एरियाज़ है वो हम टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसोफेगियल यानी खुराक की नाली में अल्सर, खुराक की नाली में अल्सर को हम इसोफेगियल अल्सर कहते हैं। इसके बाद मैदे के अंदर हो सकता है, यानी इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर कह सकते हैं। और इसके बाद छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में होते हैं और इसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। आपने पेप्टिक अल्सर का नाम सुना होगा। पेप्टिक अल्सर वो अल्सर है जिसमें स्टमक और ड्यूडिनम दोनों इन्वॉल्व हो, यानी स्टमक और ड्यूडिनम के अल्सर को कंबाइनली हम पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं। ये अकेली भी हो सकते हैं और कंबाइनली भी हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर जैसे मैंने बता दिया कि स्टमक के अंदरूनी हिस्से में होता है, इसको हम गैस्ट्रिक या स्टमक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद लोगों में मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि वो लाइनिंग ख़त्म हो जाती है, जो स्टमक की लाइनिंग है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, वो ख़त्म हो जाती है। और जबकि ड्यूडिनल अल्सर जो है वो यंग एज में होते हैं, यानी 20-25 से 30 साल की उम्र में ड्यूडिनल अल्सर कॉमन है। अब अगर देखा जाए तो हमारे स्टमक में हर वक्त एसिड मौजूद रहता है, यानी HCl और पेप्सिन एसिड मौजूद रहता है, जो जिसका फंक्शन ये है कि वो खुराक को ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। वो हमारे स्टमक में हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब वो एसिड हमारे स्टमक की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं तो इसको हम अल्सर की शुरुआत कहते हैं। स्टमक के अंदरूनी हिस्से को अगर हम देख ले तो वो लेयर से बनी है, यानी स्टमक का जो वॉल है, यानी स्टमक की जो दीवार है वो 4 लेयर से बनी है। इस तरह फिंगर्स है 1 2 3 4, ये 4 लेयर्स है, तो ये 4 लेयर से स्टमक की वॉल बनी हुई है। जैसे कि 4 लेयर है 1 2 3 4। जो सबसे अंदरूनी लेयर है, जो स्टमक के अंदर का हिस्सा है, उसको म्यूकोजल लेयर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि जैसे म्यूकोजल के नाम से जाना जाता है कि म्यूकस फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें म्यूकस मौजूद रहता है और म्यूकस सेक्रीट करता है, जो डाइजेशन और फूड को ब्रेक डाउन में मदद करता है। इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो सब म्यूकोजल लेयर है। इसमें ब्लड वेसल, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होते हैं, यानी ये सप्लाई करते हैं। जो थर्ड लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, यानी ये पेरिस्टालसिस करता है, जो फूड है स्टमक में उसको मूवमेंट देता है, जो जिसकी वजह से डाइजेशन होती है। और जबकि जो लास्ट लेयर है, फोर्थ लेयर है, वो है सीरोजल लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं और ये स्टमक को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट भी करता है। अब म्यूकोजल लेयर, जैसे म्यूकोजल लेयर है तो इसके म्यूकोजल लेयर के साथ, यानी म्यूकोजल लेयर के जो सेल्स है वो बहुत टाइटली जंक्टेड है, यानी इस तरह टाइट जंक्शन में क्लोज है म्यूकोजल लेयर के जो सेल्स हैं। अब अगर इन सेल्स में जो क्लोजली इस तरह टाइट जंक्टेड है, अगर इसमें गैप आ जाए तो इस गैप आने की वजह से जो म्यूकोजल लेयर है इसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो डैमेज अगर सिर्फ, यानी अगर ये फर्स्ट लेयर है, इसमें जो टाइट यहाँ पे क्लोज जंक्टेड सेल है, इसमें अगर गैप आ जाए तो इसमें इसके अंदर जो एसिड्स है वो चला जाता है, जिसकी वजह से एक लेयर इस लेयर को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसकी डैमेज शुरू हो जाए तो ये अल्सर नहीं कहलाता, ये एरोजन कहलाता है, लेकिन ये अल्सर की शुरुआत है। अल्सर दरअसल वो है जब जो म्यूकोजल लेयर है इसमें सुराख हो जाए, जख्म हो जाए और ये इस तरह क्रॉस करके जो पेप्सिन या जो एसिड्स है वो फर्स्ट लेयर यानी इस लेयर को क्रॉस करके इसमें पास होके सेकंड सब म्यूकोजल लेयर को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो ये अल्सर कहलाता है। यानी फर्स्ट लेयर में सुराख हो गया, सोर फॉर्मेशन हो गया, इसको हम अल्सर कहते हैं। अब इस डिफेक्ट की वजूहात क्या है, यानी ये सोर फॉर्मेशन होता कैसे, क्यों और किस वजह से होता है। कॉजेज में अगर देखा जाए तो जो अल्सर का जो सबसे पहले कॉज है वो है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी H. पाइलोरी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो म्यूकोजल लेयर है उसकी डैमेज शुरू हो जाती है। H. पाइलोरी हमारे बॉडी में नाकिस खुराक या किसी और वजह से एंटर हो सकता है, जो हमारे स्टमक में चला जाता है और वहाँ पे मौजूद रहता है और सालों बाद वो अपना रिएक्शन शुरू कर देता है, जो हमारे स्टमक में मौजूद यूरेज एंजाइम को यूरिया और एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी H. पाइलोरी
जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्टमक में यूरेज एंजाइम को कन्वर्ट करके यूरिया और एमोनिया बनाते हैं, और एमोनिया जो है वो हमारे जो स्टमक लेयर है उसके लिए नुकसानदा है, वो जहरीला है, जिसकी वजह से स्टमक लाइनिंग फट जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं और अल्सर शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे इरिटेटिंग एजेंट है जो कॉजेज है वो है एनसेड ड्रग्स, यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हमें अल्सर हो सकता है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में एस्पायरिन, ब्रुफिन, नेप्रोक्सीन, डाइक्लोफेनेक, पेनाडॉल, पेनास्टान वगैरह हो गए, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी ये जो एनसेड टैबलेट्स है ये हमारे स्टमक की जो प्रोटेक्टिंग एजेंट है, यानी जो टाइट जंक्शन सेल्स है इसमें गैप पैदा कर देते हैं, जिस गैप की वजह से पेप्सिन या एसिड अंदर चले जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, म्यूकोजल लेयर को डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा कुछ इरिटेटिंग एजेंट है जो भी जिसकी वजह से भी H. पाइलोरी एक्टिव हो जाते हैं और हमारे जो स्टमक लेयर है उनको नुकसान पहुंचा देता है। उस इरिटेटिंग एजेंट में सबसे पहले है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, इसके अलावा बहुत स्पाइसी फूड यानी मसालेदार चीज़ों का, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा मिर्ची जो चीज़ है वो इस्तेमाल करना, पेप्सी यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे लेयर जो स्टमक लेयर है उसको डैमेज करके अल्सर कॉज करते हैं। सिम्टम में अगर हम देख लें यानी अलामात में हम देख लें तो सबसे पहले हमें पेन महसूस होता है, यानी अल्सर में जो सबसे पहले सिम्टम होता है वो पेन महसूस होता है। पेन अक्सर खुराक यानी भूख के पेट पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, और अगर हम खाना खा लें तो खाने के 2-3 घंटे बाद भी हमें पेन महसूस होता है, क्योंकि खाना का अगर हम भूखे पेट रहते हैं तो जो स्टमक है वो एम्प्टी होता है और पेप्सिन या जो एसिड्स है वो स्टमक में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टमक के लेयर को इरिटेट करता है और इस इरिटेशन की वजह से हमें पेन होता है। जबकि ड्यूडिनल अल्सर में अगर हम देख लें तो ड्यूडिनल अल्सर यानी जब हम खाना खा लेते हैं तो 2-3 घंटे बाद वो खाना जो है हमारे स्टमक से ड्यूडिनम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं मज़ीद डाइजेशन और रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद चूँकि वहाँ पे एसिड सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो 2-3 घंटे के बाद जो हमें पेन महसूस होते हैं वो ड्यूडिनल अल्सर का पेन होता है, यानी जो ड्यूडिनम है उसमें पेन होता है। इसके बाद जो दूसरा सिम्टम है वो बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी हमें जलन महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सीने में जलन हो रही है। इसके बाद जो है फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी फूड हजम नहीं होता और वोमिटिंग आती है, जो कड़वा पानी है वो मुँह में आता है और हमें तकलीफ़ होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से हमें भूख भी नहीं लगती और हम खाना भी नहीं खा पा सकते और हमें कमज़ोरी हो जाती है और उसके बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ ली स्टमक अल्सर किसे कहते हैं, टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। ट्रीटमेंट यानी इलाज की अगर हम बात कर ले तो अल्सर जो है वो ट्रीटेबल है, यानी काबिल इलाज है। इसके इलाज में सबसे पहले जो आता है वो है यानी हम अपने खुराक का जो तरीक़ाकार है वो चेंज कर ले, और इसके साथ ही हमें एक जो पेशेंट है उसको ट्रिपल थेरेपी दी जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक और PPI जो मेडिसिन है वो शामिल होते हैं, जिसकी वजह से जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया है उसको एंटीबायोटिक की वजह से किल कर दिया जाता है और हमें रिलीफ मिल जाती है। अब चूँकि रमज़ान अल मुबारक का महीना है जिसमें हम एक महसूस टाइम में खाना खाते हैं, यानी सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं, इस दौरान हम कुछ नहीं खाते और जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जैसे मैंने बता दिया कि भूखे पेट पे उनको ज़्यादा दर्द होता है। अब जैसे मैंने बता दिया कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान में हम रोज़े की हालत में कैसे एक अच्छा रोज़ा गुजार सकते हैं अल्सर के साथ। अल्सर में सबसे पहले अगर रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान में सबसे पहले अगर हम अपना सहर व अफ्तार देख ले, उसका तरीक़ाकार देख ले, तो अगर उसको हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक करें तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। सहरी के तरीक़ेकार का अगर देखा जाए तो सहरी अगर हम तब कर ले जब हमारा स्टमक एक्टिव हो तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं मिलती। अब स्टमक कैसे एक्टिव होता है और कब एक्टिव होता है? स्टमक हमारा 4 चीज़ों से एक्टिव होता है, यानी हमारी नाक, कान, आँख और ज़ुबान की वजह से। अगर हम नाक से खुराक की खुशबू स्मेल कर ले, कान से खुराक के बारे में सुन ले, आंखों से खुराक को देख ले और ज़ुबान से खुराक के बारे में बात कर ले तो हमारा स्टमक एक्टिव हो जाता है और हमारे ब्रेन को वेगस नर्व के ज़रिए एक मैसेज देता है कि मैं रेडी हूँ खुराक के लिए। तो वापसी में हमारा ब्रेन भी वेगस नर्व के ज़रिए ही स्टमक को ऑर्डर देता है कि अब जो एसिड सेक्रेशन है वो स्टार्ट कर लो। जब एसिड सेक्रेशन स्टार्ट हो जाती है तब हमारा स्टमक यानी खुराक के लिए एक्टिव हो जाता है। अब सहरी में हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन उठ जाते हैं, आंखें बंद होती है, स्टमक एक्टिव नहीं होता और हम खाना खाने लग जाते हैं। इसकी वजह से स्टमक में खाना तो चला जाता है तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तकलीफ़ होती है और पूरा दिन हमें तकलीफ़ और भारीपन महसूस होता है। अब सही तरीक़ाकार ये है कि
सहरी करने से पहले 10-12 मिनट पहले उठना चाहिए, 4-5 मिनट वॉक करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एक्टिव हो सके, बेदार हो सके और हमारा स्टमक भी एक्टिव हो सके। उसके बाद खुराक करना चाहिए ताकि हमारा दिन भारी ना गुजरे और अच्छा गुजरे। इसके बाद अगर खुराक की बात की जाए, यानी सहरी में हमें कौन सा खुराक, कैसा खुराक लेना चाहिए जिससे हमारा दिन भी अच्छा गुजरे और हमें भूख और प्यास भी ज़्यादा ना लगे। सहरी में सबसे पहले हमें रोटी खानी चाहिए लाजमी, क्योंकि इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है और फाइबर की वजह से हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। इसके बाद रोटी के साथ हमें ऐसा सालन खाना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, यानी ज़्यादा मसालेदार ना हो। इसमें हम अगर सब्ज़ी का इस्तेमाल कर ले तो बहुत बेहतरीन है, और जो स्पाइसी खुराक है, जो मसालेदार खुराक है, उसको अगर हम अवॉइड कर ले तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी जल्दी हो जाएगा और हमें भारीपन भी महसूस नहीं होगा। इसके बाद हमें कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब सेब खा लिया, केला खा लिया, कुछ भी जो मौजूद है वो 1 अदद 2 अदद थोड़ा सा खा लेना चाहिए ताकि हमें एनर्जी भी मिल सके और हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। इसके अलावा जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल, यानी जूसेस में हम फ्रूट अगर नहीं खा सकते तो फ्रूट जूस अगर ले सकते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं तो दूध का गिलास बेहतर है। दूध हमारे जो स्टमक अल्सर की हीलिंग है वो करता है और हमें पेन नहीं होता और हमारा दिन अच्छा गुजरता है और साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलती रहती है। इसके अलावा कैबेज जूस यानी गोभी का जो जूस है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो अल्सर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, मुफीद है। इसकी वजह से अल्सर की जो हीलिंग है वो होती है और हमें दिन भर पेन महसूस नहीं होता। इसके अलावा जो चीज़ें जिसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो है फास्ट फूड का इस्तेमाल, मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, कैफीन का और चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो खुराक जिसमें टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह अगर अफ्तारी की बात कर ले तो अफ्तारी में भी हम खाने पे टूट पड़ जाते हैं, यानी हम अपने स्टमक पे बर्डन डाल देते हैं। जो सही अफ्तारी करनी चाहिए वो सबसे पहले 1-2 खजूर लेके उसके बाद थोड़ा सा पानी अगर पीना चाहते हैं, वरना तो फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। अभी लाजमी नहीं है कि हर किस्म का फ्रूट या फ्रूट चाट पड़ा हो दस्तरखान पे, वो लाजमी नहीं है। किसी भी किस्म का, एक भी किस्म का आप फूड इस्तेमाल कर ले, क्योंकि फ्रूट लाइट है और हमारा जो स्टमक है उसको जल्दी पिकअप कर लेता है। और साथ में पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करके नमाज पढ़ ले, उसके बाद हम अगर पकौड़े या रोटी वगैरह खाना चाहते हैं तो हम खा सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं, क्योंकि हम पूरा दिन भूखा रहते हैं। इसके अगर हम डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर ले, डायरेक्ट फास्ट फूड का इस्तेमाल कर ले, समोसा पकौड़े वगैरह खा ले, तो हमें एक तो पेन होता है, दूसरा भारीपन महसूस होता है और डाइजेशन नहीं होती और सहरी तक हमें तकलीफ़ होती रहती है। इसलिए अगर हम तरीके से थोड़ा थोड़ा कम कम करके खाए तो हमें हमारी जो डाइजेशन है वो भी जल्दी हो जाती है और हमें तकलीफ़ भी नहीं होती। इस तरह मैंने बता दिया, शुरू में खजूर के साथ 1-2 गिलास पानी और थोड़ा सा फ्रूट का इस्तेमाल करके नमाज पढ़ ले और इसके बाद खाना खा ले, तो हमारे लिए बेहतर रहता है और बेहतरीन रहता है और हमारी डाइजेशन जो प्रोसेस है वो सही रहती है। और इसके बाद जो कॉमन गलती है जो हम सहरी में भी करते हैं और अफ्तारी में भी करते हैं वो है खाना खा के डायरेक्ट लेट जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह का तो काम ख़त्म हो गया लेकिन हमारे स्टमक का अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ डाइजेशन रहती है, वहाँ एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होनी है, तो हम डायरेक्ट लेट जाते हैं जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन का प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाता है और हमें भारीपन महसूस होता है और तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और दूसरी जो सबसे अहम गलती है वो हम करते हैं कि सहरी कर ली, अफ्तारी कर ली और डायरेक्ट इसके बाद स्मोकिंग शुरू कर दी, यानी जो कुछ हमने खा लिया उसका सत्यानाश कर दिया, जिसकी वजह से हम एक तो हमें पेन भी रहता है, भारीपन भी महसूस होता है और हमारी जो अल्सर है, जो हमारी बीमारी है वो भी ट्रीट होने में तकलीफ़ होती है। जो तरीके बता दिए अगर इस तरीके को हम अपना ले, ये सिर्फ अल्सर के पेशेंट्स के लिए नहीं है, कोई आम बंदा जो भी रोज़ेदार है, जो भी रोज़ा रख रहे हैं, अगर इन तरीक़ों को अपना ले तो एक बेहतरीन और अच्छा रोज़ा गुजार सकता है। यहाँ तक थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। शुक्रिया।